हम यहाँ से ये नहीं बना सकते हैं। बोला जा रहा है कि इसका भी उष्मा बढ़ गया, उष्मा बढ़ बेरियम को हटाएगा और बेरियम वाला आ जाएगा इस सल्फेट के साथ, मतलब कि सोडियम की जगह पे आ जाएगा। देखिए इसमें एक बार विस्थापन सोडियम गया, बेरियम वाला इसके साथ आया, मतलब मैं बता रहा हूँ 2 बार विस्थापन हुए, एक बार सोडियम वाला एक बार बेरियम वाला, 2 बार हुए हैं। बुझा हुआ चूना, जैसे इसमें से उष्मा निकल जाएगा क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना हो जाएगा। ये विलेय होगा, एक चीज दिमाग में थोड़ा सा कोशिश करो, जब अविलेय हो जाएगा तो ये आयंस कैसे टूटेंगे। हेलो दोस्तों, कैसा आप सब। माई सेल्फ मंजीत कुमार और मैं अपने इन्फिनिट कोचिंग के चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें क्या है कि जितने भी मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के जितने भी एमसीक्यू बनेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में रेगुलर आते रहते हैं, मैं केवल उन्हीं क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आऊँगा। जैसा कि आप लोग मैथ्स में देखे भी किस तरीके से लाया गया, और उसमें जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी के सभी बोर्ड में आ चुके थे। अगर लेक्चर नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिएगा, उस चीज़ को मेरे इसी चैनल पे मिल जाएगा। आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो केमिकल इक्वेशन होता है, उसके बारे में जानेंगे कि उसके बहुविकल्पी प्रश्न किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं। हाँ, ये जो सीरीज चल रहा है एनसीईआरटी से थोड़ा सा हट के होगा, थोड़ा सा इसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है, क्योंकि जो 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं थोड़े से जनरली टफ बनाए जाते हैं ताकि बच्चे अत्यधिक स्कोर ना कर पाएँ। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं इस सीरीज़ को ला रहा हूँ ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ठीक इसी प्रकार से फिजिक्स का भी स्टार्ट किया जाएगा और एक एक करते करते पूरा चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा। तो स्टार्ट किया जाए, बने रहिए चैनल के साथ। हाँ, पहला बोला जा रहा है जल के क्वथन पर जल वाष्प का बनना। जल के क्वथन पर जल वाष्प का बनना। जल के क्वथन का मतलब आप समझते हैं क्या होता है। जल को पकड़ करके उसको हीट किया जाएगा और उस टेम्परेचर तक हीट किया जाएगा जब तक कि वो खौलने ना लग जाए। तो क्या बनाया जा रहा है, जल वाष्प बनाया जा रहा है। तो एक पानी है, पानी को नीचे से हम लोग हीट कर रहे हैं, क्या बन जा रहा है, वाष्प बन जा रहा है। तो वाष्प से फिर से तो हम पानी बना सकते हैं ना, उसको कलेक्ट करके। सोचिए थोड़ा सा, इसको मैं अगर डायग्राम के थ्रू अगर समझाने की कोशिश करूँ तो क्या बताया जा रहा है कि यहाँ से इसमें क्या किया जा रहा है पानी इसमें रखा गया है, इसमें H2O है और नीचे से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं, जैसे तो यहाँ से ऊष्मा दिया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये इसके जो पानी होंगे वेपर्स फॉर्म में निकलेंगे जल वाष्प के रूप में। सोचिए थोड़ा सा, तो जल के क्वथन पर जल वाष्प का बनना कि अगर मैं जल को पकड़कर नीचे से ऊष्मा देकर के इसको हीट कर रहा हूँ तो एक खौलने लग जा रहा है और खौल करके क्या हो जा रहा है, जल वाष्प बन जा रहा है। तो एक चीज़ ज़रा सोचिए कि जल वाष्प तो बना ले रहे हैं, जल वाष्प को इकट्ठा करके फिर से तो हम पानी बना सकते हैं ना। तो इसमें क्या होता है कि जल से जल वाष्प बनाया जा सकता है, जल वाष्प से फिर हम जल बना सकते हैं। तो वो क्या होता है कि वो भौतिक परिवर्तन होता है कि एक अवस्था से हम दूसरी अवस्था में तो चले गए हैं, लेकिन फिर दूसरी अवस्था से पहले अवस्था में हम फिर से आ सकते हैं। तो भौतिक परिवर्तन होता है। ये बात क्लियर हुई है, परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन भी कैसे कल समझाया गया है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। आपको अंदाज़ा लग गया, ये भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चले जाएंगे, फिर दूसरी अवस्था से पहले अवस्था में आ जाएंगे, वो भौतिक परिवर्तन होता है। तो आपको बात क्लियर हो गई होगी। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, भौतिक परिवर्तन है। सेकेंड ऑप्शन देखिए, मैं सभी ऑप्शन को एक्सप्लेन करूँगा ताकि चीज़ें क्लियर रहें आपको। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला बर्फ़ के गलन पर जल का बनना। दूसरा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे
दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? बर्फ है। बर्फ क्या हो रहा है? बर्फ का गलन हो रहा है, मतलब इसको हीट करेंगे, नीचे से अगर हीट करेंगे तो गलेगा और गल करके क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा द्रवावस्था में, ठीक है। फिर इस चीज़ को हम यहाँ से बर्फ पे तो जा सकता है ना, फिर इसको ठंडा कर देंगे। सोचिए थोड़ा सा कि एक अवस्था से तो हम दूसरी अवस्था में चले गए हैं, फिर इस अवस्था से इस अवस्था में तो आ ही सकते हैं। इसको अगर ठंडा कर दिया जाएगा, इसको फ्रीज किया जाएगा, इसको टेम्परेचर देकर ठंडा किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? फिर से तो हम बर्फ पे आ सकते हैं ना। तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में गए, दूसरी अवस्था से फिर से उसी अवस्था में आ गए हैं, इसका डायरेक्ट मतलब ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। तो ये भी अपना नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड क्या बोला जा रहा है? जल के लवण का विलेय होना। जैसे बोला जा रहा है जल है, यहाँ पे जल में क्या किया जा रहा है? लवण, जैसे नमक डाल दे रहा हूँ तो क्या हो जा रहा है? जल में नमक विलेय हो गया है, ये नमकीन टाइप का बन गया है, खारा बन गया है, खारा जल बन गया है। बात समझिए, खारा जल बन गया है। तो जल में ना जैसे ही लवण डाल दिया जाएगा खारा जल बन जाएगा। एक चीज़ सोचिए, इस खारे जल को पकड़ करके जैसे मैं इसको हीट करूँगा क्या बनेगा? पानी उड़ जाएगा, फिर से नमक बन जाएगा, और पानी जो उड़ेगा वाष्प के फॉर्म में उसको हम कलेक्ट कर लेंगे, तो फिर से तो हम इस पे आ सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन ही है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो चले जा रहे हैं, फिर इस फॉर्म से हम इस फॉर्म में आ जा रहे हैं। इसका डायरेक्ट मतलब ये भौतिक परिवर्तन होता है। फोर्थ वाला देखिए, चौथा वाला क्या बोला जा रहा है? द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। द्रवित पेट्रोलियम, जो आप आजकल ये पेट्रोल देख पा रहे हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, तो अरे नहीं, ये पेट्रोल पंप पे मिलता वगैरह है, तो वही सब चीज़ें। द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, उसको पकड़ करके द्रवित पेट्रोलियम को पकड़ कर क्या कराया जा रहा है? जलाया जा रहा है, दहन किया जा रहा है, गैस का दहन, ठीक है। इसको क्या किया जा रहा है? दहन किया जा रहा है। अब दहन किया जाएगा तो एक अभिक्रिया होती है 10th में, दहन अभिक्रिया, इसका नाम सुने होंगे आप लोग। क्या होता है कि CO2 गैस बन जाएगा, प्लस H2O बन जाएगा, प्लस हीट प्लस लाइट बनता है। तो ये द्रवित पेट्रोलियम यहाँ से जब दहन किया गया तो इसमें तो बदल गया, लेकिन देखिए ये सभी चीज़ें निकल जाएंगी। हम यहाँ से ये नहीं बना सकते हैं, जिसको प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा, मतलब कि ये रासायनिक परिवर्तन है। और ये सभी के सभी जो 3 ऑप्शन थे, ये सभी के सभी भौतिक परिवर्तन थे, और ये रासायनिक परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो बोला क्या गया है कि भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, अपना आंसर हो जाएगा ये 4th नंबर, ठीक है। नोट डाउन करिए, आगे चला जाए। दूसरा वाला देखिए, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है। जो रिएक्शन दिया जा रहा है 4NH3 प्लस 5O2, ये रिएक्शन करके बना रहे हैं क्या? 4NO प्लस 6H2O, ये बनाया जा रहा है। इसमें यह बोला जा रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ये कौन कौन सी अभिक्रिया हो जाएंगी? तो ज़रा सोचिए ये कैसी अभिक्रिया है। ऑप्शन देखिए, बोला जा रहा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, पहला। यहाँ पे देखिए ये कौन सी अभिक्रिया टाइप की दिख रही है? प्रतिस्थापन है क्या? सोचिए, किसी को प्रतिस्थापित कर रहा है, बेशक कर रहा है। हाइड्रोजन को देखिए,
दूसरा क्या है, संयोजन अभिक्रिया, पहला बता रहा हूँ, मैं सभी को लिख रहा हूँ, प्रतिस्थापन। दूसरा बोल रहा है संयोजन। उसके बाद से क्या बोला जा रहा है, तीसरा वाला देखिए, तीसरा वाला रेडॉक्स बोला जा रहा है। रेडॉक्स, रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, रेडॉक्स का मतलब क्या होता है आपको पता होगा। रेडॉक्स का मतलब जिसमें ऑक्सीकरण तथा उपचयन ऑप्शन दोनों हो। और ये फोर्थ नंबर आपको दिया जा रहा है, फोर्थ नंबर है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो ये वाला है ये कौन कौन से हैं, तो छांटिए इसमें से। अगर आपको ऑप्शन पहचाने नहीं आ रहा तो छांटना भी आपको आना चाहिए। देखिए पहले छांटिए, संयोजन है, सोचिए संयोजन में अभिक्रिया में क्या होता है, तो संयोजन अभिक्रिया में ये होता है कि दो अभिकारक मिल करके, संयोजन में क्या होता है, दो अभिकारक मिल करके एक सिंगल उत्पाद का निर्माण करेंगे, मतलब संयोग करके एक नया वाला उत्पाद बना देंगे, तो संयोजन अभिक्रिया होती है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, उत्पाद सिंगल केवल एक बनेगा, एकल उत्पाद का निर्माण होता है। तो संयोजन अभिक्रिया तो होगा ही नहीं, सोचिए थोड़ा सा, ये तो होगा नहीं। और कुछ देखिए, रेडॉक्स रखिए, वो तो है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या हो जाता है कि उदासीनीकरण में ये हो जाता है कि उदासीनीकरण ही दिया गया है, ठीक है, उदासीनीकरण दिया गया है। उदासीनीकरण में क्या हो जाता है कि एक एसिड होगा और एक बेस होगा, वो दोनों अभिक्रिया करेंगे और अभिक्रिया करने के दौरान क्या बनाएंगे, साल्ट, साल्ट प्लस H2O बनाएंगे, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया है। रेडॉक्स, रेडॉक्स तो अभिक्रिया आपको पता ही लग गया है कि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो जा रहा है, और इसका क्या हो जा रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो जा रहा है। ऑक्सीजन आ जा रहा है तो ऑक्सीकरण हो जा रहा है, ठीक है। और इस वाले में क्या हो जा रहा है, ऑक्सीकरण को हिंदी में उपचयन बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया। और ये क्या हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन। तो इसका अपचयन हो गया, उसका उपचयन हो गया है। इस अभिक्रिया में आपको दोनों चीज़ देखने को मिल रही है, तो जिसमें दोनों मिल जाएगा वो रेडॉक्स हो जाता है। हाँ, प्रतिस्थापन इसमें नहीं हो रहा है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या हो जाएगा, एक ही एलिमेंट होगा और उस यौगिक से जो भी आयंस होंगे उसको रिड्यूस करके वो खुद चला जाता है और दूसरे को हटा देगा, तो ये प्रतिस्थापित अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होगा। इसमें दो हो जाएंगे, रेडॉक्स और उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलिए आगे चला जाए, नोट डाउन करिए। तीसरा वाला देखिए, तीसरा क्या बोला जा रहा है, दी हुई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो अभिक्रिया क्या है, क्या जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है, इन्हीं चारों में से अपना क्वेश्चन मतलब आंसर ढूंढ लेना है। चलिए आगे चला जाए। फेरस में देखिए, आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है। ऑक्सीकृत होने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। मैं कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ऑक्सीकृत का मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन प्लस होगा एंड या हाइड्रोजन माइनस का हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन निकल जाएगा या ऑक्सीजन प्लस हो जाएगा। इसका डायरेक्ट मतलब ऑक्सीकृत हो गया है, ठीक है। किस तरीके से याद रखेंगे, ऑक्सीकृत, ऑक्सीजन आ से आवता, इस तरीके से सोच सकते हैं भोजपुरी में। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आवता मतलब जुड़ जाएगा करके, ऑक्सीकृत हो जाएगा, और एक पता लग जाएगा तो दूसरा बोलिए हाइड्रोजन निकल रहा होगा। हाँ चलिए, ऑक्सीकृत समझ में आ गया है। तो
आयरन धातु के साथ क्या हो रहा है, उधर देखिए प्रोडक्ट में ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है क्या? हाँ यार, ऑक्सीजन तो जुड़ जा रहा है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसका ऑक्सीकृत हो जा रहा है, ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है। हाँ, ये मुझे सही लग रहा है कि हाँ आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है। जल अपचयित हो रहा है, जल अपचयित हो रहा है। अपचयित का मतलब क्या हो जाएगा? जल यहाँ से ऑक्सीजन निकलना, अपचयित लिख दे रहा हूँ, चेक क्लियर है। अपचयित का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ से ऑक्सीजन निकलता होगा और हाइड्रोजन जुड़ता होगा, ठीक है, जस्ट इसके उल्टे। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से अगर देखा जाएगा ये क्या हो रहा है जी? ऑक्सीकृत हो रहा है। और यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से यहाँ की अगर मैं बात करें तो क्या हो जा रहा है? अपचयित हो जा रहा है, अपचयित, ठीक है। तो जल भी अपचयित हो रहा है। उसके बाद से देखिए, जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है। तो जो अपचयित हो रहा है तो अपचायक के रूप में कार्य ही तो कर रहा है ना, तो जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है, ये भी सही है। जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य, नहीं ये तो नहीं हो सकता। तो जल कैसे ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करे? तो अपचायक है ना, वो तो अपचयित हो जा रहा है तो अपचायक के रूप में कार्य करेगा, इसमें थोड़ी ना कार्य करेगा। ऑक्सीकरण का मतलब थोड़ी ना होता है वो। तो 3 ऑप्शन जिसमें आप भी आपको देखे वो लगा लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, और इसमें लगा लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, नोट डाउन करिए तब तक। निम्नलिखित चूने के साथ जल की अभिक्रिया। तो बोला क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है? रिएक्शन के दौरान अभिकारक से जब उत्पाद बनता होगा तो उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ उस बात को लिख रहा हूँ। देखिए क्या बोला जा रहा है कि अभिकारक होगा, अभिकारक से कुछ रिएक्शंस रिएजेंट उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या बनाएगा? उत्पाद बनाएगा। उत्पाद के साथ साथ हीट निकलता है, मतलब मैं बोलूँ ऊष्मा निकलता है। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होगी कि उत्पाद के रूप में क्या निकलता है? ऊष्मा निकलेगा। तो उत्पाद के रूप में अगर ऊष्मा निकल रहा है, इसका डायरेक्ट मतलब वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसका डायरेक्ट मतलब क्या हो जाएगा? आप देखिए, बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया। अब फिर से एक दिक्कत हमारे सामने आ जाएगी कि बिना बुझा वाला चूना क्या होता है। क्यों? पता रहेगा तब ना करेंगे भाई। बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है? तो एक चीज़ ज़रा सोचिएगा कि जो दुकान से जो दीवार पे पेंट करने के लिए जो पाउडर खरीद करके लाते हैं, बोरे में जो मिलता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये दुकान से खरीद करके लाते हैं। सोचिए थोड़ा सा, इसमें करते हम लोग क्या हैं? पानी डालते हैं, और इसमें जैसे ही हम लोग पानी डाल करके छोड़ते हैं, कुछ टाइम्स के बाद ये अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया करके क्या होता है? वो खौलने लग जाता है। अगर कोई किया होगा तो आप समझते भी होंगे, जानते भी होंगे कि अगर हम लोग दुकान से वो पैकेट खरीद कर लाते हैं पेंट करने वाला, जो दीवार पे सफ़ेदी वाला पेंट किया जाता है, उसको पकड़ करके कहीं नाद वगैरह में, फिर कहीं बकेट वगैरह में क्या करते हैं, बाल्टी वगैरह में डाल करके उसको पानी डालते हैं, तो कुछ टाइम के बाद देखिएगा वो खौलना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए इसको नाद में ही हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं उसको डालना, सीमेंट वाले में। क्यों? बाल्टी वाले में वो सही नहीं होता ना, प्लास्टिक वाले में तो ऊष्मा निकलता है। इससे क्या किया जाएगा? जब अब ऊष्मा निकल जाएगा तो बनता है CaOH हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बनेगा? ऊष्मा। अब देखिए, इसमें ऊष्मा बन रहा है, इसका डायरेक्ट मतलब क्या है? हुआ ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये बात सही लिखी गई है, बिना बुझे हुए चूने। अब बिना बुझे हुए चूने वाला भी बात आपको क्लियर मैं कर दे रहा हूँ। देखिए, अभी इसमें हीट है,
अभी तो हीट है ना, यहाँ उसका हीट उष्मा निकल गया है, मतलब कि अभी यहाँ पे कहा जाए तो ये चीज़ बुझा हुआ नहीं है। अभी इससे बहुत आग है, बहुत हीट है, बहुत उष्मा है, बहुत एनर्जी है, तो ये बुझे हुआ कैसे हो जाएगा? ये बिना बुझा हुआ है अभी, क्यों? और जैसे ही पानी डाल देंगे हीट एनर्जी निकल गई, ख़त्म, बेकार हो गया, इसकी एनर्जी डाउन हो गई। सोचे थोड़ा सा, तो ये बुझ गया, तो ये बिना बुझा वाला है, बिना बुझा हुआ चूना। और इसके साथ साथ एक और बात आपको क्लियर हो गई कि ये वाला क्या होता है, तो ये वाला बुझा हुआ चूना होता है। ये बुझा हुआ चूना होता है, ठीक है। अब दोनों में कन्फ्यूजन दूर। चलिए आगे। बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया कराएंगे तो उष्मा निकलता है। जल से अभी बिना बुझे चूने के साथ जल जोड़ेंगे तो उष्मा निकलेगा। इसका डायरेक्ट मतलब ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। ये है एक अम्ल का तनुकरण। एक अम्ल का तनुकरण करने का मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, अम्ल में देखिए, जैसे तनुकरण मतलब समझ कहाँ पे समझा देते हैं, यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। अम्ल का तनुकरण, तो इसमें क्या होता है कि एसिड होगा, हिंदी में लिख रहा हूँ, अम्ल होगा, और इसमें हम लोग क्या डालेंगे, पानी डालेंगे। तनुकृत किया जा रहा है, इसको फीका किया जा रहा है, मतलब तनु डाइल्यूट किया जा रहा है। पानी इसमें डालेंगे अम्ल में। अब पानी डालेंगे तो क्या होगा, ये हीट रिलीज करता है, ठीक है, गर्मी, उष्मा। जब टूटेगा ना, बॉन्ड टूटेंगे तो एनर्जी रिलीज होती है। तो ये क्या होगा, अम्ल जो होगा पानी डालने से वो उष्मा निकालेगा। समझ में आ रहा है कुछ? तो देखिए इस वाले में भी उष्मा बन जा रहा है। तो जहाँ पर उत्पाद के रूप में उष्मा निकला, इसका डायरेक्ट मतलब वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो अम्ल का तनुकरण भी एक प्रकार का उष्माक्षेपी अभिक्रिया ही होता है। जल का वाष्पीकरण, लॉजिकली सोचिएगा कि अगर वो जल है, जल का वाष्पीकरण मतलब कि जल को हम वाष्प बना रहे हैं, तो हम खुद उसको उष्मा दे रहे हैं, उसमें से उष्मा निकल नहीं रहा है, हम खुद उष्मा उसको दे रहे हैं ताकि जल से वाष्प वो बन सके। इसका डायरेक्ट मतलब ये तो प्रोसेस हुआ नहीं, ये तो पहले ही उष्मा मांग रहा है हमसे, मतलब ये नहीं होगा। कपूर क्रिस्टलों का ऊर्ध्वपातन, कपूर को क्या करेंगे, कपूर को पकड़ करके पहले क्या करेंगे, हम जलाएंगे, उष्मा देंगे उसको, तब ना वो बिना लिक्विड फॉर्म में चेंज हुए डायरेक्ट वो गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है, उसी को हम ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो कपूर क्रिस्टलों का ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। इसका डायरेक्ट मतलब क्या हुआ कि हमें कपूर वाले को भी उष्मा देना होगा ताकि वो जल सके। तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं होगा, इसमें दो ऑप्शन सही है। बिना बुझे हुए चूने के साथ जल की अभिक्रिया उष्माक्षेपी होता है, और एक अम्ल का तनुकरण, ये भी उष्मा निकालता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वो टिक कर लीजिए, आगे चला जाए। नोट डाउन करिए इसको, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ताकि मैं यहाँ पर डायग्राम क्लियर कर दे रहा हूँ। क्या है बोला जा रहा है, 25 ml जल युक्त A, B तथा C के रूप में चिन्हित 3 बीकर लिए गए हैं। मतलब कि हमारे सामने कितने बीकर हैं जी, हमारे सामने 3 बीकर हैं। एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पर है, तीन बीकर हैं, और तीनों बीकरों में 25 ml पानी लिया गया है। समझ पा रहे हैं क्या है? तीनों बीकर में 25 ml पानी लिया गया, जल युक्त है, मतलब पानी है। 25 ml
पानी है, इसमें भी 25 ml ही पानी है, और इसमें भी 25 ml ही पानी है। ये 25 ml है। इस बीकर का नाम बोला जा रहा है ए बीकर ए, इस बीकर को बी और इस बीकर को सी। 3 बीकर लिए गए हैं, ए बी तथा सी। बीकरों में कुछ मात्रा में सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों बीकर समान हैं, मतलब कि तीनों में 25-25 ml पानी ही लिया गया है। इसमें कुछ पहले से एडअप नहीं किया गया है। क्या बोला जा रहा है कि पहला वाला में सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्या मिलाया जा रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इस बीकर में निर्जल कॉपर सल्फेट, मतलब बिना जल के कॉपर सल्फेट मिलाया जा रहा है। इस जल में क्या किया जा रहा है? सोडियम क्लोराइड मिलाया जा रहा है, NaCl मिलाया गया। यह प्रेक्षित किया गया। क्या प्रेक्षित किया गया? बीकर ए तथा बीकर बी के विलयनों में के ताप में वृद्धि हुई। जैसे ही मिला दिया गया, इस बीकर में जैसे ही मिला दिया गया, इस बीकर का जो ऊष्मा था वो बढ़ गया। ऊष्मा क्या हो गया? इसका बढ़ गया। ऊपर तीर का मतलब आप समझिए, ऊष्मा बढ़ गया। ठीक है। इसमें भी बोला जा रहा है कि इसका भी ऊष्मा बढ़ गया, और इसमें क्या हुआ? ऊष्मा इसमें घट गया। ठीक है। इसमें देखिए, 2 वाले में ऊष्मा बढ़ जा रहा है, इसमें ऊष्मा घट जा रहा है। तो मैं बताया, आपसे पहले भी बताया गया था कि जैसे ही अभिकारक में कुछ मिलाया जाएगा तो नया उत्पाद जो बनेगा, तो उत्पाद के रूप में अगर ऊष्मा निकलती है, इसका डायरेक्ट मतलब वो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। और जिसमें ऊष्मा नहीं निकलती है, ऊष्मा हमें देने की ज़रूरत पड़ती है, वो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया नहीं होता है। तो इसमें 2 में ऊष्मा निकल रहा है, इसका डायरेक्ट मतलब ये दोनों के दोनों ही ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होंगे, ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया नहीं होगा। अब स्टेटमेंट इसका पढ़ लिया जाए। क्या है बोला जा रहा? पहला स्टेटमेंट आप लोग स्क्रीन से मिलाते रहिएगा, ठीक है? मैं लिखूँगा तो टाइम बहुत नुकसान होगा। बीकर ए तथा बी में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ। पहला क्या बोला जा रहा है? पहला यही बोला जा रहा है, बीकर ए तथा बीकर बी में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ। हाँ, ये बात सही है, पहला ऑप्शन सही दिख रहा है। दूसरा वाला देखिएगा ऑप्शन में, बीकर ए तथा बीकर बी में ऊष्माशोषी संपन्न हुआ। ये तो गलत है। ऊष्माशोषी का मतलब क्या होता है? ऊष्मा हम उसको दे रहे हैं, तो दूसरा वाला ऑप्शन ऐसे यही गलत दिख रहा है। तीसरा वाला देखिए, बीकर सी में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि वहाँ से ऊष्मा निकल रही है, लेकिन बीकर सी में तो ऊष्मा निकल नहीं रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, मतलब तीसरा वाला भी गलत है। चौथा देखिए, बीकर सी में ऊष्माशोषी प्रक्रम संपन्न हुआ। बीकर सी क्या बोला जा रहा है कि बीकर ए ऊष्माशोषी पहला, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? बीकर सी में ऊष्माशोषी प्रक्रम संपन्न हुआ। तो इसमें ऊष्माशोषी कैसे हो रहा है? हम तो केवल ले जा डाल दे रहे हैं, ऊष्माशोषी कैसे हो रहा है? थोड़ा सा ऊष्माशोषी कैसे हो रहा है? तो ऊष्माशोषी हम इस तरीके से अंदाज़ा लगाएंगे कि जब घट गया है, इसका डायरेक्ट मतलब पहले से वो कम हो गया है, पहले वाले की अपेक्षा वो कम ही हो गया है, इसका डायरेक्ट मतलब वो ऊष्माक्षेपी नहीं है। सी ऑप्शन देखिए, बीकर सी में ऊष्माशोषी प्रक्रम संपन्न हुआ, इसमें ऊष्माशोषी प्रक्रम संपन्न हुआ है। ठीक है, तो ये चौथा जो ऑप्शन है वो वाला सही है। अब देखिए, जिस भी ऑप्शन में मतलब कि पहला और चौथा सही होगा वही अपना आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी दिखाया जा रहा है, पहला और चौथा है, और बाकी सब तो केवल 1, केवल 2, 2, 3 ये गलत है। चलिए आगे चला जाए, इसको नोट डाउन करिए, चीज़ें लॉजिकली समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, आगे चला जाए। द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात बोली जा रही है, मैं लिख दे रहा हूँ। पहला, हाँ, किस अभिक्रिया के बारे में बात बोली जा रही है? द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन है? हमें क्या पहचानना है? हमें यही पहचानना है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं। तो पहला वाला देखिए H2O, ठीक है। इसमें द्विविस्थापन का पहचान करना है। तो द्विविस्थापन कैसे पहचाना जाएगा? देखिए द्विविस्थापन में क्या होता है कि जो दो अभिकारक होंगे उनके आयंस का आदान प्रदान हो जाएगा, मतलब आयंस जो होंगे वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो द्विविस्थापन हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें देखिए इसमें क्या हो जा रहा है कि जो ये वाला है लेड है वो केवल कॉपर को ही हटा रहा है, तो एक को हटा रहा है ना, तो केवल और केवल ये तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, एक को नहीं हटाना है। ये बोल रहा है कि दो लोगों का विस्थापन होना चाहिए। इसमें कितने का हो रहा है? एक का विस्थापन हो रहा है, केवल कॉपर ही हट रहा है, कॉपर के जगह पे लेड आ जा रहा है। देखिए लेड आ गया, कॉपर हट गया है, केवल एक ही विस्थापित हुआ है, तो हमें द्विविस्थापन खोजना है। लेकिन ये बता रहा है कि हम एक ही विस्थापन वाले हैं, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। अगला देखिए सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड। अब इसमें आपको पहचान करने का बारी आ गया है। देखिए जो सोडियम वाला है और इस वाले में कौन सा? बेरियम वाला है। सोडियम वाला जाएगा यहाँ पे, इसके जगह पे बेरियम को हटाएगा और बेरियम वाला आ जाएगा इस सल्फेट के साथ, मतलब कि सोडियम के जगह पे आ जाएगा। देखिए इसमें एक बार विस्थापन सोडियम गया, बेरियम वाला इसके साथ आया, मतलब मैं बता रहा हूँ दो बार विस्थापन हुए, एक बार सोडियम वाला एक बार बेरियम वाला, दो बार हुए हैं। तो ये हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, जो कि हमें दिख रहा है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तब ये वाला इन दोनों को डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि चीज़ें क्लियर रहें। इसमें क्या हो जा रहा है कि एक ये वाला विस्थापन तो कर नहीं रहे हैं, तो जाकर जुड़ जा रहे हैं, तो जुड़ जा रहे हैं और एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। इसका डायरेक्ट मतलब ये क्या हो जाता है? संयोजन अभिक्रिया है। ये तो दूसरे ही फॉर्मेट का दे दिया है, विस्थापन की तो बात ही हटा दीजिए, तो संयोजन आ गया है, तो गड़बड़ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये तो दहन अभिक्रिया में मुझे दिख रही है कि एक हाइड्रोकार्बन लिया गया है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाएगा तो ये बन जा रहा है, तो ये वाला भी नहीं हो पा रहा है। कहाँ हो रहा है? देखिए एक्सचेंज हो रहा है, कोई एक्सचेंज हो रहा है, कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है इसमें, तो ये वाला भी अपना आंसर नहीं होगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया केवल ये है। तो इसमें आप आंसर देखिए, इसमें ऑप्शन दिया होगा, हाँ ए वाला पहला चौथा बोल रहा है नहीं है, वो नहीं होगा। बी वाला बोल रहा है केवल दो, हाँ केवल दो, देखिए मिल गया, यही ऑप्शन टिक लगा लीजिए। आगे चलिए, आगे चला जाए। 8वां अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर वह स्लेटी हो जाता है। क्या बोला जा रहा है? देखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर वह स्लेटी क्यों हो जाता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, मैं लिख दे रहा हूँ, सूर्य के प्रकाश उपस्थिति में वह स्लेटी हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl2, यहाँ बोल रहा हूँ 2AgCl के उद्भासन पर वह उद्भासन पर वह स्लेटी हो जाता है। कैसा रंग का हो जाता है? स्लेटी रंग का हो जाता है, स्लेटी कलर का हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो पहले इसका रिएक्शन दिखा दे रहा हूँ ताकि तब चीज़ें क्लियर रहें। तो यहाँ पे लाइए 2 मोल्स ऑफ AgCl सूर्य के प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में? सूर्य के। तो मैं यहाँ पे सूर्य बना दे रहा हूँ पीला वाला से। तो ये AgCl है, अर्जेंटम क्लोराइड है, ठीक है। इसके सूर्य के प्रेजेंस में ये क्या हो जा रहा है? तो आप देखिएगा ये टूट जाते हैं, 2Ag
प्लस Cl2 में ये क्लोरीन गैस में टूट जाता है, और जैसे ये गैसेस स्टेट में बन करके उड़ जाएगा, इसका जो होगा ये कलर जो होगा वो स्लेटी कलर का हो जाता है, मतलब इसका उद्भासन हो जाता है। तो सॉरी, तो पहला क्या बोला जा रहा है, सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से, सिल्वर क्लोराइड के अपघटन का मतलब टूटना होता है, वियोजन अभिक्रिया जिसे बोलते हैं, क्यों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर के बनने से वह स्लेटी रंग का हो जाता है। पहला ऑप्शन मिलाइए, ये सही लग रहा है। सेकंड वाला पढ़ दे रहा हूँ, सिल्वर क्लोराइड के ऊर्ध्वपातन से, सिल्वर क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन कहाँ होगा, ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है उड़ जाना, तो पूरा थोड़ी ना उड़ जाएगा, पूरा उड़ जाएगा तो बने कहाँ से। अगला देखिए, वो भी गलत है। तीसरा, सिल्वर क्लोराइड के क्लोरीन गैस में विघटन से, सिल्वर क्लोराइड AgCl के क्लोरीन गैस में विघटन से, क्लोरीन गैस में विघटन होने से नहीं होता है, ये सब सिंपल टूट जाता है और क्लोरीन उड़ जाता है, तो ये बच जाता है जो कि स्लेटी कलर का होता है। सिल्वर क्लोराइड के ऑक्सीकरण से, इसमें ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है, ऑक्सीकरण तो हो ही नहीं रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो देखिए नीचे दे रखा है, केवल ए ऑप्शन मतलब पहला सही है, तो ए वाला सही हो जाएगा, केवल फर्स्ट। चलिए क्लियर हुआ, अगला चलिए आगे चला जाए। इसको नोट डाउन करें, अब तक आगे चला जाए, ना हुआ चला जाए। चलिए नवा चला जाए। नवा देखिए, नवा क्या बोला जा रहा है, मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठोस कैल्शियम ऑक्साइड, एक एक बारीक से देखिएगा, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनने के लिए सत्य है। पहले जो बात बोला जा रहा है उस रिएक्शन को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ बेहतरीन ढंग के साथ। तो ठोस कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये बात समझ में आ रहा होगा, कैसा है, ठोस फॉर्म में है, मतलब सॉलिड स्टेट में है, जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर, किसके साथ, जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होता है, साथ में ऊष्मा भी बनता है।
इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। क्या हो गया है, ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है, मतलब कि यहाँ से हम यहाँ पे जा रहे हैं, तो ये जो प्रक्रिया हो रही है, ये प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को ही बोला जाता है चूने का बुझाना। चूने को बुझाना, चूने में जो आग है, गर्मी है, उसको निकाल देना, शांत कर देना, बुझा देना, चूने को बुझाना कहते हैं। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है। ये जल में घुल कर क्या बनाएगा, इसका विलयन बनाएगा। ठीक है, ये जल में घुल करके क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनाएगा, जिसे चूने का पानी कहते हैं। चूने का पानी हो जाएगा, यही वो बूझा वाला चूना ही चूने का पानी। चूने का पानी। निम्नलिखित में से कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन के लिए सत्य है। इसको मैं अगर रिएक्शन के फॉर्मेट में अगर लिखने की कोशिश करूं तो क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड में क्या डालेंगे जी, पानी डाल देंगे। ये वही है जो दुकान से खरीद करके लाया जाता था, कैल्शियम ऑक्साइड, जो सॉलिड स्टेट में पाउडर के रूप में होता है। और इसमें अभी आग होती है, गर्मी होती है, उष्मा होता है। ठीक है। रिएक्शन के दौरान क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और ये क्या होता है, इसमें से क्या निकल जाएगा, उष्मा निकल जाएगा। मैं हीट लिख रहा था, उष्मा हिंदी में लिख रहा हूँ, उष्मा। ठीक है। और ये हो जाता है बुझा हुआ चूना, क्योंकि उसमें उष्मा निकल गई है, बुझा हुआ चूना। जब तक उष्मा नहीं निकली थी तब तक ये बिना बुझा हुआ चूना था, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना। जैसे इसमें से उष्मा निकल जाएगी, क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है। और इस यही बुझा हुआ चूना उसी में पानी से मिक्स करके, जब पानी एक्सेस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका विलयन बनाएगा, जिसे चूने का पानी बोलेंगे। ठीक है, चूने का पानी। इस रिएक्शन को पहले समझिए, आंसर करना बहुत आसान हो जाएगा। चूने का पानी। आगे देखिए इस रिएक्शन के बारे में क्या बोला जा रहा है। चूने के बुझाने तथा इसके विलयन के बनने के लिए सत्य है। तो पहले देखिए, यह एक उष्माशोषी अभिक्रिया है। नहीं भाई, उष्माशोषी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें हम उष्मा सोखा थोड़ी रहे हैं, उष्मा दे थोड़ी रहे हैं अपने से। उष्मा का रिलीज हो रहा है, उष्मा निकल रहा है, उष्मा निकल रहा है। इसका डायरेक्ट मतलब ये उष्मा छेपी होगा। कैसा होगा, उष्मा छेपी, उष्मा छेपी। ठीक है, उष्मा छेपी हो जाएगा। अगला पढ़िए। तो पहला क्या है, उष्माशोषी अभिक्रिया है। नहीं भाई, उष्माशोषी तो नहीं, उष्मा छेपी है, जो कि मैं लिख चुका हूँ। सेकेंड वाला वही बात बोल रहा है, यह कि उष्मा छेपी अभिक्रिया। ठीक है, अच्छी बात है। परिणामी विलयन की, जो परिणामी विलयन की pH 7 से अधिक होगी। परिणामी विलयन कौन सा निकला है, चूने का पानी। ये वाला देखिए, चूने का पानी क्या है, तो ये एक प्रकार का क्या होता है, क्षार। ये क्या है, एक प्रकार का क्षार। और क्षार का क्या होता है, परिणामी विलयन 7 से अधिक होता है। क्षार का परिणामी विलयन का pH क्या होगा, 7 से अधिक। ऊपर तिर का मतलब अधिक है। जो क्षार होता है उसका जो pH वैल्यू होती है वो 7 से अधिक हो जाएगी। ये स्टेटमेंट देखिए बहुत अच्छा खासा यूज कर रहा है कि जो क्षार है उसका परिणामी विलयन 7 से अधिक हो जाएगा। अच्छी बात है। चौथा ऑप्शन देखिए, परिणामी विलयन की pH 7 से कम होगी। नहीं, 7 से कम होगा तो एसिडिक हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और ये तो अम्लीय है नहीं, ये तो क्षारीय है। तो क्षार है, तो ठीक है। इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए
एक उष्मा छेपी वाला और एक पीएच का विलयन 7 से अधिक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, इसको नोट डाउन करें, तब तक आगे चला जाए। अगला देखिए, बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड देता है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया के प्रकार को सही प्रदर्शित करता है? मैं लिख दे रहा हूँ उस बात को रिएक्शन के रूप में। बेरियम क्लोराइड का मतलब होता है BaCl2, ठीक है। अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट बनाएगा BaSO4 तथा अमोनियम क्लोराइड बनाता है प्लस NH4Cl बनाता है अमोनियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया के प्रकार को सही प्रदर्शित करता है? पहला बोला जा रहा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन तो नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ देखिए बेरियम इसके जगह पे आ रहा है और यहाँ से ये हट करके इसके जगह पे आ रहा है, तो 2 बार हो रहा है ना प्रोसेस। 2 बार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन, जो कि मैं पहले मेंशन कर रहा था, सिखाया भी आप लोगों को। तो विस्थापन नहीं होगा, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब क्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण बोला जा रहा है, इसमें तो कोई अवक्षेप का निर्माण ही नहीं हो रहा है, वो तो डबल डिस्प्लेसमेंट आयन आदान प्रदान कर रहे हैं, कोई अवक्षेप के रूप में बन ही नहीं रहा है। अगला देखिए, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन कहाँ दिख रहा है जी? संयोजन में क्या हो जाएगा? दोनों अभिकारक मिल करके, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, और यहाँ पे उत्पाद के रूप में 2 लोग हैं, तो ये संयोजन तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथा बोला जाए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, जो कि मुझे क्लियरली दिख रहा है, इसमें चौथा सही हो जाएगा। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 11 नंबर देख लीजिए। 11 क्या बोला जा रहा है? जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन प्रक्रिया है। जल का विद्युत अपघटन कराया जा रहा है। जल का विद्युत अपघटन का मतलब क्या हो जाएगा? पानी ले लीजिए H2O, ठीक है, इसमें क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस करा देंगे। विद्युत अपघटन मतलब कि इसमें लाइट दे दिया जाएगा और ये क्या करेगा? H2O जो होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट जाएगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? यहाँ से बन जाएगा H2 प्लस यहाँ से बन जाएगा O2, और दोनों ये लोग गैसियस स्टेट में हो जाएंगे। यहाँ से बैलेंस, ये 2 ऑक्सीजन है, तो इसको 2 करने के लिए यहाँ बैलेंस कर दिया जाए। 2 हाइड्रोजन अब 4 हो गया है, यहाँ पे 4 कर 2 कर दीजिए, 4 हो जाएगा। तो बोला क्या जा रहा था कि विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का मोलर अनुपात हो जाएगा। मोलर अनुपात क्या हो जाएगा? तो ये हाइड्रोजन जो होगा वो कितने मोल निकल रहा है? तो भैया ये 2 मोल निकल रहा है। ऑक्सीजन कितने मोल निकल रहा है? तो ऑक्सीजन यहाँ पे केवल 1 ही मोल निकल रहा है, तो इसका मोलर अनुपात जो हो जाएगा, मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आप लोग समझ गए हैं। क्या समझ गए हैं? तो मोलर अनुपात हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 1, तो मोलर अनुपात ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का हो जाएगा 2:1, जो कि आप देख रहे हैं और ये एग्ज़ाम में आ चुका है, कई बार आ चुका है, तो इसको इग्नोर मत करिएगा। ठीक है, आगे चला जाए। यहाँ से बता नहीं रहा हूँ, यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। एक बार देखिएगा क्वेश्चन पिछला उठा कर देखिए, तब मुझसे पूछिएगा कि हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर इस बार जो एग्ज़ाम होगा उसमें देखिएगा, ज़रूर देखिएगा एकदम, तब खुशी होगी आपको देख करके, अरे यार हाँ जो बताया गया जो पढ़ाया गया वही आया है। आगे चलिए,
जलीय पोटेशियम आयोडाइड तथा क्या बोला जा रहा है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे शायद, मुझे लग रहा है। तेरह नंबर देखिए, जलीय पोटे, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, मुझे नहीं दिखता है, मैं एडिट के दौरान लगाता हूँ उस चीज़ को, ठीक है, और लिखने में टाइम उतना नुकसान हो जाएगा। तो जलीय पोटेशियम आयोडाइड तथा जलीय लेड नाइट्राइड के मध्य द्विविस्थापन अभिक्रिया में लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। इस प्रक्रिया को करते समय यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध ना हो तो निम्नलिखित में से किसे लेड नाइट्राइड के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है। ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, अंदाज पे करने की कोशिश करेंगे तो गलत करके आएंगे, तो बहुत लॉजिकली देखिएगा और समझिएगा इस चीज़ को क्या बोला जा रहा है। जलीय पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है, Ki होता है, जलीय बोल रहा है, इसका डायरेक्ट मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्वस फॉर्म में हो जाएगा, ये बात समझ में आ रही है। तथा जलीय लेड नाइट्रेट, इसमें क्या बनाया जा रहा है, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3, लेड नाइट्रेट हो गया, किस फॉर्म में है, ये एक्वस फॉर्म में है। सोचिए थोड़ा सा, लेड नाइट्रेट के मध्य द्विविस्थापन अभिक्रिया में लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। क्या कौन सी अभिक्रिया हो जा रही है, द्विविस्थापन, ये खुद बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही, खुद बोल रहा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जा रही है। द्विविस्थापन में क्या होता है, आयंस का आदान प्रदान होता है, इसका डायरेक्ट मतलब के उठ करके यहाँ पे आएगा और Pb उठ करके इसके साथ आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड PbI। ये बात क्लियर हो रही है। कौन सा अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, दोनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो आगे चलिए, लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बन जाता है। लेड आयोडाइड कहाँ है जी, लेड आयोडाइड, अच्छा यही वाला है। तो ये कौन सा अवक्षेप बन जा रहा है, पीला अवक्षेप, पीला मत समझिएगा, पीला अवक्षेप है, पीला अवक्षेप, पीला अवक्षेप, मैं पीला से ही लिखा हूँ, पीला अवक्षेप को पीला से, तो पीला अवक्षेप बनता है। इस प्रक्रिया को करते समय यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध ना हो, क्या ना हो, लेड नाइट्रेट, अगर बोला जाए कि इस अभिक्रिया को होना है, ठीक है, लेकिन ये उपलब्ध ना हो, तब क्या करेंगे, उपलब्ध ना हो। अब उपलब्ध नहीं है, इसका डायरेक्ट मतलब ये नहीं बनेगा, बनेगा ना, PbI। हो सकता है इसके जगह पे मुझे कुछ दूसरा लेना पड़े, उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये तो बनाया जाएगा, बनाया जाना है, तो इसके जगह पे ऐसे कोशिश करेंगे कि ये नहीं है तो कोई इसके जगह पे कोई दूसरा लाया जाए, ताकि PbI किसी भी कीमत पर बन करके तैयार रहे, अपना पीला अवक्षेप मिले, ठीक है। अब देखिए, कहा जा रहा है कि उपलब्ध नहीं है, तो इसके जगह पे आप क्या क्या ले सकते हैं, क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है जी, देख लीजिए, इसमें ऑप्शन दे रखा है, लेड सल्फेट, पहला क्या है, लेड सल्फेट, लेड मतलब PbSO4, ठीक है, ठीक है, लेड सल्फेट। अगला बज रहा है लेड एसीटेट, लेड एसीटेट का मतलब आप समझते हैं क्या होता है, CH3COO और यहाँ पे हो जाएगा Pb, लेड एसीटेट हो गया है। फिर से बोला अमोनियम नाइट्रेट, तीसरा क्या है, अमोनियम नाइट्रेट, Na अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट हो गया है। पोटेशियम सल्फेट चौथा हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट हो गया है। इसके जगह पे क्या लिया जाए, अभी सोचिएगा, इससे जगह पे कौन सा लिया जाए, सोचो कौन से ले सकते हैं कि वो अपना वो बने,
ये नहीं है तो एक चीज़ दिमाग में याद रखिएगा इधर कैसे ही भी करके PBI चाहिए, ठीक है। अब इसको हटाओ, ये नहीं है ना, है सोचो। इस ले रहा हूँ, क्या ले लीजिए इसके जगह पे, जैसे ये पकड़ लीजिए KI प्लस CH3COO, ये रहा PB, और ये बनाएगा क्या, तो क्या बन जाएगा, इधर से ये वाला किसके साथ जाएगा, सोचो थोड़ा सा, नेगेटिव पार्ट किसके साथ जाएगा, इसके प्लस के साथ जाएगा, ये PB किसके साथ, इसके नेगेटिव पार्ट के साथ जाएंगे। तो मैं कुछ बोल सकता हूँ कि से ये पोटेशियम एसीटेट मतलब कि CH3COO के प्लस, पोटेशियम एसीटेट प्लस क्या हो जाएगा, PBI हो जाएगा, PBI, जो कि ये वाला क्या हो गया है, यही फिर से फॉर्म हुआ है जो कि पीला अवक्षेप होगा। तो यहाँ पे इसके जगह पे हम लोग क्या ले सकते थे, ये, हाँ ये क्यों नहीं लिया गया ये भी बात है, तो ऑप्शन में पहले से ही दे रखा है कि ये अविलेय हैं। अब जब अविलेय होगा, एक चीज़ दिमाग में थोड़ा सा कोशिश करो, जब अविलेय हो जाएगा तो ये आयंस कैसे टूटेंगे, नहीं टूटेगा ना, अब नहीं टूटेगा तो द्विविस्थापन होगा ही नहीं। इसका ये अविलेय बोल करके ऑप्शन में ही गड़बड़ कर दिया है, अविलेय, अविलेय नहीं दे तो सोचा जाता है इसके बारे में, ये होगा ही नहीं। ये लोग कैसे नहीं होंगे, तो एक चीज़ सोचिए, इन लोगों में कोई PB है, PB है, इसमें दिख रहा है PB, इसमें PB है कहीं, PB नहीं होते तो ऐसे ही कट जाएंगे यार, यह अविलेय बोला तो ऐसा ही कट गया है। तो केवल यही पार्ट बचा जो कि अपना आंसर होगा, यहाँ पे दिख पा रहा होगा, समझ में आ रहा है कुछ, तो ये भी अपना हो गया। इसको नोट डाउन कर, तब तक आगे चला जाए।